नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय नुक्कड़ पर। लगाता हूँ जमघट कहानियों के और उसी श्रृंखला में आज लेकर आए कहानी डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय की लिखी हुई आईना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय नुक्कड़ पर। कहानियों का लगाता हूँ जमघट। जैसा कि आपको मालूम है, हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता हूँ एक नई कहानी। और आज का दिन टीचर्स डे मनाया जाता है इंडिया में, तो उसी श्रृंखला में हमें अच्छा लगा कि हम एक अध्यापक की कहानी लाएं। तो आज की कहानी आपके लिए प्रस्तुत है डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय की लिखी हुई, जिसका नाम है आईना। डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय के बारे में थोड़ा बात करते चलें। डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय पीएचडी हैं कैलकाटा से। अज्ञेय पर इन्होंने शोध किया है। इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, कहानी संग्रह अंतराल और कतरा कतरा। पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियां और कविताएं अक्सर प्रकाशित होते रहते हैं। साहित्य त्रिवेणी सम्मान से ये सम्मानित हैं। डॉक्टर पुंडरीक सम्मान से भी ये सम्मानित हैं और इनकी एक काव्य संग्रह अभी प्रकाशाधीन है। बंगला से हिंदी में कुछ किताबों का उन्होंने अनुवाद भी किया है और हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। हम उनका धन्यवाद करते हैं अपनी कहानी को नुक्कड़ को देने के लिए। चलिए सुनते हैं इनकी कहानी आईना। उसे शीशा देखना एकदम पसंद नहीं है। इसलिए नहीं कि वह कुरूप है, वह सुंदर है। गुलाबी आभा लिए दमकता उसका गेहुआ रंग, बहुत बड़ी बड़ी नहीं लेकिन बरबस अपनी ओर खींच लेने वाली उसकी आंखें, सुडोल नाक, बिल्कुल गुलाब की पंखड़ियों से सुर्ख रंगत लिए हुए उसके होंठ, यह सभी तो है। इसके साथ ही उसे सबकी निगाहों में अपने सौंदर्य के लिए प्रशंसा भी दिखती है। लेकिन फिर भी उसे शीशा देखना पसंद नहीं। उसे शीशे में से झांकता हुआ वह अक्स अच्छा नहीं लगता। वह अक्स जिसे देखकर हर बार उसे अपने आप को बताना पड़ता है कि यह उसी का चेहरा है, उसी की सूरत है। ऐसा कुछ बताने की जहमत शुरू होते ही वह झट से अपना चेहरा शीशे में से निकाल लेती है। लेकिन हर बार लाख अस्वीकार किए जाने के बाद भी मन की दीवार में एक चटकन तो आ ही जाती है, कहीं कुछ दरक तो जाता है। वह तुरंत कोई दूसरा काम ले जो भी सामने पड़े करने लग जाती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एकदम से घर के काम को कुछ सूझा नहीं, उसको कुछ कायदे का सूझा नहीं और वह साफ सुथरे घर को फिर से झाड़ने पोंछने लग जाती है। एक बार ऐसे ही मन उखड़ा और उसने संभालने की कोशिश में बच्चों की अलमारियों से उनके जूते निकाल कर रखे और उनको पॉलिश करना शुरू कर दिया, जबकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां थी और उसके पति जूते पहनते ही नहीं। उन्हें तो सब कुछ कंफर्ट चाहिए और इतनी गर्मी में जूते कंफर्ट नहीं होते। 4 साल के छोटे बेटे ने पूछा भी कि मम्मी, जूतों को अभी पॉलिश क्यों कर रही हो? हमारा तो स्कूल बंद है ना। हाँ बेटा, कह तो दिया। उसके बाद की सुनी सुनी आंखों से उसे ही देखती रही, जैसे कोशिश कर रही हो कि ये पूछने वाला जो है, ये जो उसको मम्मी कह रहा है, ये उसी का बेटा है और वह उसकी मम्मी भी है। पहले तो सब समझते थे कि साफ सफाई की आदत है, इसलिए जब देखो तब कुछ ना कुछ वैसा ही करने लग जाती है। पर धीरे धीरे उसकी यह कोशिश एक झक के रूप में जानी जाने लगी। झक्की, सनकी जैसे विशेषण उसके लिए संज्ञा रूप हो गए। फिर भी कभी उसे ना ऐसा किसी ने करने के लिए कहा। असल में इससे एक फायदा भी होता रहा कि घर और घर की सभी चीजें सहज ही रहीं, संवरी रहीं, चमकती रहीं। हाँ, उसे शीशा देखना पसंद नहीं था। इसलिए नहीं कि वह बदसूरत थी, वह सुंदर थी, फिर भी शीशा देखना उसे अच्छा नहीं लगता। सिर्फ शीशा ही नहीं, रास्ते में चलते बड़ी बड़ी दुकानों, शोरूम में लगे हुए शीशे के दरवाजों में भी यदि अचानक से उसे अपना चेहरा दिख जाता तो अनायास ही उसके कदम तेज हो जाते थे और वह बिना मतलब के फुटपाथों पर सजी छोटी छोटी दुकानों को देखने लगती। इस देखने के दौरान न जाने कितनी आवश्यकताएं उसे ताकती रहती। सास के पेटीकोट की डोरी से लेके किचन की छोटी छोटी कटोरियों में उसका पर्स खाली हो जाता और फिर घर लौटते समय अचानक याद आता, बेटे के लिए 2 लोअर लेने थे। पिछले साल 4 खरीदे थे, लेकिन सबकी सिलाई उखड़ गई। रोज रात को सोते समय वह कहता है कि उसके लिए लोअर लाना है,
वह भी रोज ही कहती है कि हाँ कल जरूर ला दूंगी, लेकिन इस कल और आज तक के बीच में न जाने कितनी चीजें समा जाती हैं कि उसके हाथ उस तक पहुंच ही नहीं पाते। छोटी बेटी कब से कह रही है कि उसके लिए ढेर सारी डॉल ला दूं। वह रोज कह देती हाँ बेटा कल जरूर लाऊंगी, और फिर बड़ी मासूमियत से अपने पसंद के सारे रंग, कपड़ों की डिजाइन सब बता देती है, और वह उन सब में भी तो हाँ कर देती है। लेकिन हर बार का कल एक और कल के कंधे पर सरका देती है। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे नहीं होते, पैसे होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतने कम भी नहीं कि एक लोअर और एक डॉल खरीद ना सके। फिर भी क्या, आज वह जरूर ले आएगी। इन सब में ही तो वह सब कुछ हो जाता है जो हो जाता है, और फिर यह क्यों नहीं। उस दिन जब वह बैग में छोटी बड़ी एक नहीं दो नहीं कुल 4 डॉल लेकर आई तो बिटिया कितनी खुश हुई थी। यह देखो पिंक कलर की डॉल है, तुम्हें पसंद है ना? हाँ मम्मी, वो रेड कलर वाली दिखाओ। अरे तुम्हें कैसे पता कि रेड कलर वाली भी है? अब तुम ही तो बोल कर गई थी कि आज ढेर सारी डॉल लाओगी। और उसे लगा कितना आसान होता है अबोध बच्चों को पतियाना। एक एक कर उसने 4 डॉल उसके हवाले कर दिए। वह खुश होकर उससे खेलने लगी। उसे बहुत अच्छा लगता था अपने बच्चों के साथ इस तरह अबोध और निष्पाप पलों को जीना। पर फिर बिल्कुल हल्का फुल्का मन रुई के फाहों की तरह घर भर में उड़ने लगता था। शीशा देखना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए कि सुंदर नहीं है। फिर भी हर बार मन उछट जाता था, थोड़ा और चिटक जाता था। उसे लगता है कि समय नहीं है, या कि समय बहुत कम है, और जो कुछ छूट गया है उसे कैसे पकड़े। क्या वह सब कुछ पकड़ा भी जा सकता है? शायद नहीं, शायद हाँ, शायद बिल्कुल नहीं। और वह एकदम उदास हो जाती। धूप में रखे नवनीत की तरह वह सब दिशाओं से पिघलने लगती, और उसे स्वयं को समेटना कठिन होता तो भी शायद वह कर लेती, अच्छी तरह कर लेती। लेकिन वह तो लहूलुहान कर देता है, भीतर ही भीतर कुछ कुचल डालता है। जहां हवा का मीठा स्पर्श भी पीड़ा के सिवाय कुछ नहीं दे सकता। इस बार उसने शीशा देखा, और उसने देखा कि वे आकर्षण दूधियां आंखें, जिनमें कभी जीवन लबालब भरा होता था, न जाने कितनी आकांक्षाओं की भूरी मिट्टी में दफन लिए गहरी और गहरी मगर सूनी हो गई। कंधे पर आम के बौर की तरह कसी काली काली 2 मोटी चोटियां आंधी में उड़ते सूखे पत्तों की तरह कुछ वहां कुछ यहां होकर पीठ से चिपक। उसने शीशा फेंक दिया। उसे शीशा देखना एकदम पसंद नहीं है, इसलिए नहीं कि वह औरत नहीं है, इसलिए भी नहीं कि वह सुंदर नहीं है, इसलिए कि उसे हर बार शीशे में झांकते हुए अक्स को पहचानना पड़ता है, और उसकी पहचान कर 14 वर्ष पहले के अक्स से परिचित कराना एक बड़ी पीड़ा देता है। उसे शीशा देखना एकदम पसंद नहीं है, इसलिए नहीं कि वह समय चक्र से अनजान है। उसे शीशा देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह देखती है उन कल्पनाओं की मंजूषा को जिसने उसे इस घर की रेहन धरी थी। घर परिवार में अनवरत गूंजती किलकारियों और ठहाकों के बीच चुपचाप दबदे गए उन अनहुओं को जो इसके बाद और इसके बाद की गुहार में हो ही न सके। जो हो गए वो न होते हुए भी क्या हुआ, आगे बढ़ गए, और जिसे कब का हो जाना चाहिए था उसके बिना ही समय कितना आगे बढ़ गया। या शायद जिसे होना था वही हुआ, जिसे नहीं होना था उसे होने का दिलासा देकर समय ने अपनी जान चुराई। पता नहीं सब गड्ढमड्ढ हो गया। यह सब उसी शीशा के कारण ही तो। उसे शीशा देखना पसंद नहीं। वह औरत है, वह सुंदर है, लेकिन अच्छा 2-4 दिन ही हुए होंगे या कोई सप्ताह भर उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कुछ काम करने को जी नहीं चाहता था, ना खाना बनाना अच्छा लगता था और ना ही खाना। फिर भी काम तो होना ही है। खाना भी बनता और वह खाती भी, जैसे तैसे ऑफिस भी जाती। कई बार उसने अपने पति से कहा भी, सुनिए मुझे लगता है कुछ अंदर ही अंदर प्रॉब्लम है। क्यों? वे टीवी देख रहे थे। क्यों? वे टीवी देख रहे थे। ध्यान तो वहीं टीवी पर ही था, लेकिन जैसे ये कुछ शब्द जबान पर बैठे रहते हैं कि कानों में कोई आवाज पड़े तो सोते ही किसी अज्ञात तालमेल के वे बाहर आ जाते, बिल्कुल सूखे बिना किसी अर्थ के। वह जानती है, लेकिन कहना तो होगा ही।
वह भी बोल देती है, क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, लगता है एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से पूरा चेकअप करा लें। कहाँ कुछ हुआ है, खा भी ठीक रही हो, रोज ऑफिस भी जाती हो, फिर भी अगर तुम्हारा मन है तो करा लो। इसमें मन की क्या बात है? वह वहां से उठ गई। उसके बाद आज तक न उसने फिर कहा, न उसके पति ने कोई पहल की। ठीक ही तो है, वह खा भी लेती है, भले ही आजकल उसे पतली खिचड़ी के सिवाय कुछ खाया नहीं जाता। मसाले वाली सब्जियां देखकर तो उसे जोरों से उबकाई आने लगती है। एक दो बार उसने सास से भी कहा कि वह उसे एक रहस्यमय नजर से टटोलने लगी, जैसे कुछ अघटित होने की था लेना चाह रही हो। उसे बड़ी जोर की खींच हुई। उसने उनसे भी कहना छोड़ दिया। पता नहीं क्यों इन बूढ़ी औरतों को इसके सिवाय कुछ समझ ही नहीं आता। जरा सी तबीयत की बात करो तो पहले महीने की तारीख गिनने लग जाती हैं, जैसे औरतों के जिम्मे ले देकर सिर्फ एक यही काम है। अब वह किसी से कुछ नहीं कहे। उसने तय किया कि वह जाकर आज ही डॉक्टर को दिखाएगी। पता नहीं कितने काम वह कर डालती है, तो क्या अपने लिए इतना नहीं कर सकती? शुरू से उसने यही तो किया है, अपनी जरूरतों को हमेशा धकेलती गई, पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। पिछली बार जब उसकी तबीयत हल्की सी खराब हुई थी ना, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नियत समय पर घर के सारे काम निपटाकर ऑफिस पहुंची तो देखते मिसेस डिसूजा ने टोका, क्या बात है रीटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं क्या? नहीं मिसेस डिसूजा, बिल्कुल ठीक हूं। उसने हंसने का प्रयत्न किया था। तुम हमको बुड्ढू समझता है क्या? अपना शक्ल आईने में जाकर देखो, वह झूठ नहीं बोलता। आईना, शीशा, सब कुछ छन्न से हुआ। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वह चुप रही। उसे लगा जिसे बड़े जतन से वह छुपाना चाहती है ना, वह तो बड़ी सहजता से खुल जाए। अचानक उसे बड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। किसी तरह ऑफिस में दिन बिताकर घर लौटी। उसने फ्रिज खोला, ढेर सारी मटर की फलियां, लौकी, टमाटर, 4-5 नारंगी रखे थे। छोटी बेटी दौड़ती हुई आई और दोनों हाथों में नारंगी लेकर उसे खाने की जिद करने लगी। उसने कहा, अभी नहीं बेटा, कल सुबह खाना, अभी रात हो गई है ना, इस समय फल खाना नहीं चाहिए। सुबह जब धूप रहेगी मैं छील कर दूंगी और तुम खा लेना। बच्ची मान गई। दूसरे दिन रविवार था। आज ही के दिन वे फ्रिज में रखी सभी सब्जियों को काटकर अलग अलग पॉलिथीन में बांध कर रखती थी। यह यूं कहो, सप्ताह भर की सब्जियां रविवार को ही काट लेती है। छोटे से बरामदे में बिखरी धूप बड़ी भली लग रही थी। उसे याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था, बालों को धूप में कुछ देर खुला रखने पर वे काले, मजबूत और चमकीले होते हैं। उसने कंधे पर लटके जूड़े को खोल दिया। बाल पीठ पर बिखर गए। सबसे पहले उसने मटर की फलियों को छीलकर एक पॉलिथीन में बांधकर अलग रखा। लौकी को देखा, उसमें धीरे से नाखून धंसाए। कच्चे हरे रंग की मुलायम परत में नाखून कच्च से धंस गए। वह इसका आज दोपहर को रायता बना देगी। उसके पति को तो पसंद है ही, सास भी खाती है और बच्चे भी खाते हैं बड़े मन से। बेटी नारंगी लेकर आ गई। मम्मी दो ना, अभी तो धूप है। लौकी को एक किनारे रखकर वह नारंगी छीलने लगी। नारंगी के बाहरी खोल को हटाते ही एक अजीब सी गंध आई। उसने देखा अंदर में नारंगी की एक एक फांक सड़ गई है। यह कैसे हो सकता है? अभी कल ही खरीदा था, वो भी 6 रुपये पीस, और यह खाने लायक भी नहीं। ओ बेटा, ये तो सड़ गया है, फेंक दो। मम्मी ये देखो, ये अच्छा है। उसने दिखाया। सड़ी फांकों के बीच एक फांक कुछ अच्छी सी दिख रही थी। ना बेटा ना, इसे भी मत खाओ, इससे इन्फेक्शन होगा। बेटी फ्रिज से दूसरी नारंगी लेने चली गई। वह सोचने लगी, जो जैसा दिखता है वैसा होता क्यों नहीं? शायद होता भी है और दिखता भी। हम ही उसे उसके सही रूप में देखना नहीं चाहते या देख नहीं पाते। देर हो रही है, अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। रविवार छुट्टी का दिन है। उसके पति तो रविवार को 10 बजे तक सोकर उठते हैं। उठते ही बिस्तर पर चाय भी चाहिए, सब कुछ लेट। खाना भी 3 बजे खाएंगे। सारा दिन हाथ में रिमोट और पास में अखबार के साथ सिगरेट के पैकेट को लिए सारा दिन हाथ में रिमोट और पास में अखबार के साथ सिगरेट के पैकेट को लिए बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं।
उसकी रूटीन पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। वह सुबह रोज से भी जल्दी उठना पड़ता है, और रविवार है तो खाना भी कुछ स्पेशल ही होना चाहिए। कपड़ों की अलमारी ठीक करना, किचन साफ करना, बच्चों को ठीक से साबुन लगाकर नहलाना, इसी में सारा दिन निकल जाता है। शाम तक वे थक्कर चूर हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी सप्ताह भर की पहनी साड़ियां बाथरूम में ही टंगी रह जाती हैं। उन्हें धोने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी तो रात में सबके सो जाने के बाद जल्दी जल्दी करके साड़ियों को जैसे तैसे निपटा देती है। इस पर भी मिसेज डिसूजा कहती है, तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, कभी आईना देखा? औरतों को दिन भर में कम से कम 4-5 बार आईना देखना चाहिए। अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। तुम कमाता है लेकिन खर्च नहीं करता। तुम हिंदुस्तानी औरतों का यही खराबी है। बोलो। वह सुनती है बड़े गौर से और फिर मुस्कुरा कर रह जाती है। उसे याद आया अभी तो लौकी भी नहीं काटी है, खाने की कुछ तैयारी नहीं हुई। पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है। मन करता है कि वह भी जाकर बिस्तर पर लेट जाए, देर तक सोए, टीवी देखे, अखबार पढ़े। पढ़ने पर याद आया कि न जाने कितने दिन हो गए उसने एक भी उपन्यास नहीं पढ़ा। लास्ट टाइम जब इलाहाबाद जा रही थी तब ट्रेन में ही पढ़ा था गोरा। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि कितना आनंद आता है इस तरह किसी पुस्तक को पढ़ने में। पढ़ती तो हमेशा थी, लेकिन तब पढ़ती ही रहती थी। इस तरह के एहसास की नौबत नहीं आई थी। लौकी हाथ में ली ही थी कि पति ने दोबारा चाय की मांग की। उसे उठकर रसोई में जाना ही पड़ा। चाय वह सुबह पी चुकी थी। मन किया फिर पी ले, और वह एक की जगह 2 कप चाय बना ले। पति ने कप थाम लिया। यह नहीं कहा कि तुम भी यहीं बैठकर पी लो मेरे साथ, जबकि वह यही चाहती थी, यह जानते हुए भी कि कितने काम उसके हाथों की प्रतीक्षा में। चाय का कप लिए कुछ पल खड़ी रही बरामदे की ओर मुड़ते हुए, लेकिन फिर उसने कहा, मैं चाहती थी कि यह चाय मैं आपके साथ पीती, यहीं आपके पास। तुम बैठती कहाँ हो? तुम्हें तो हजारों काम रहते हैं। पति की निगाहें अखबार में ही गड़ी थी। उसने मुड़कर देखा, जैसे कह रही हो, आपने कभी कहा भी तो नहीं। अपनी आधा से ज्यादा बातें वह इसी तरह कहना चाहती है। वह समझती है कि कह भी देती है और कहती भी नहीं है, और कहती भी है। अजीब ऊहापोह है। लेकिन शायद कोई सुन ही नहीं पाता, या सुनकर भी समझना चाहिए नहीं चाहता, या समझ ही नहीं पाता। क्या पता हमें अपने ही मन की दशाओं में भ्रम होने लगता है, तो दूसरे की मन की तह तक कैसे पहुंचे? वह किसी भ्रम के शिकार नहीं। उसे अच्छी तरह पता है कि वह शीशा नहीं देखना चाहती। वह शीशा देखती भी नहीं। बालों में कंघी, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाने में भी अब उसे शीशा की मदद नहीं चाहिए। कभी कभी तो उसे लगता है अचानक बिना बताए कोई उसे उसकी ही फोटो दिखा दे तो शायद ही पहचान पाए। रात में बिस्तर पर कई बार उसके जहन में उसकी शक्ल तैरती है, और वह पहचानने की कोशिश करती है कि क्या यह वही चेहरा जिसे लेकर वह जी रही है, जिसके साथ वह ऑफिस का काम करती है, जिसे देखकर बच्चे मम्मी कहते हैं, और जिस पर किसी की पत्नी होने का सिंदूरी दायित्व चढ़ा है, और इन सब का वह बड़ी ही आत्मीयता से निर्वाह कर समय को पूरा कर रही है। उस दिन सुबह ऑफिस में पहुंचते ही जब मिसेस रावत ने कहा, आज तो आप बड़ी खिल रही हैं, तो पल भर तो समझ नहीं पाई कि यह किसे कहा जा रहा है। जब यकीन हुआ तब उसे और भी हैरानी हुई कि क्यों, लेकिन वो धीरे से मुस्कुरा दी। थैंक यू बोलना भी उसने बेहद जरूरी नहीं समझा। अच्छा हुआ कि बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं की, नहीं तो स्थिति और भी हास्यास्पद हो सकती थी। तभी मिसेस डिसूजा आ गई और बड़े आश्चर्य से के साथ उन्होंने कहा, जैसे सामने कोई अजूबा खड़ा हो, क्या बात है रीटा, तुम ठीक है? अपना फेस तो देखो, कैसा पीला पड़ गया। तुम शीशा नहीं देखता क्या? हाँ, मैं शीशा नहीं देखती। मुझे शीशा देखना एकदम अच्छा नहीं लगता। आई हेट मिरर। मैं नफरत करती हूं शीशा से, समझिए आप? उसका चेहरा अंगारे से देख रहा था और शरीर कांप रहा था।
तो दोस्तों ये थी कहानी आईना, डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय। आपको कहानी कैसी लगी? आपके कमेंट्स की, आपके सुझाव की हमेशा पहुंच। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बताइए और उन्हें भी प्रोत्साहित कीजिए कि वो कहानी लिखते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारी कोशिश रहेगी एक अच्छे साहित्य को, एक अच्छे कहानी संग्रह को डिजिटलाइज करके आम जनमानस तक पहुंचाना। हमारे को आपका हर सुझाव बहुत अच्छा लगता है, आपकी हर विवेचना को हम दिल से पढ़ते हैं। अपने इस कार्यक्रम में सुधार के लिए जरूर कोशिश करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। एक और के साथ बने रहिए।